हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये लेक्चर और टॉपिक दोनों का दोनों बहुत ही खास है आज का। क्यों खास है? क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे देश में या हमारे देश क्या कह रहे हैं, इस दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारी जिसका नाम है कैंसर। कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कैंसर जैसा कि नाम ही इसका खतरनाक है ना। और आप ये नाम आज से नहीं सुन रहे होंगे, अपने जीवन काल में बहुत बार सुने होंगे कैंसर के बारे में। यस और नो? तो कैंसर आप लोगों ने बहुत बार सुना है। कैंसर क्या होता है आज ये जानेंगे। और मेनली कैंसर में स्पेशली कुछ ऐसे कैंसर जो खतरनाक कैंसर हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैंसर मतलब होता क्या है। तो सीधा सीधा कि जब कोशिकाएं जो होती हैं, जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं यानी सेल, जो सेल है वो अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोलेबल हो जाए। क्या हो जाए? अनकंट्रोलेबल हो जाए। अब सर अनकंट्रोलेबल का मतलब क्या होगा? देखो यार, मेनली होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी कोशिका है, कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के पास एक पावर है। कैसी पावर है सर? कि वो नई कोशिका बना सकती है। ठीक है, हर कोशिका को एक पावर दी गई है कि वो नई कोशिका बना सकती है। और इस पावर को हम नाम देते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन हो रही है यानी नई कोशिका बन रही है। लेकिन आपको भी पता है कि हमारी बॉडी की भी एक लिमिट होगी कोशिकाओं को एग्जिस्ट करने की। मान लीजिए मेरा हाथ है, ये हाथ, इतने पोर्शन को मैं पकड़ूं तो इस पोर्शन में मैं सपोज कर ले रहा हूँ 100 सेल है, सिर्फ इतने पोर्शन को। देखिएगा, इतने पोर्शन को पकड़ूं, सपोज कर ले रहा हूँ 100 सेल है। 100 सेल से ये मेरा पूरा इतना वाला पोर्शन बन जाएगा। बन जाएगा यानी कितने कोशिकाओं की जरूरत है? 100 कोशिकाओं की। तो अगल बगल वाली कोशिकाएं क्या करेंगी? ये 100 सेल बनाना स्टार्ट करेंगी। अब क्या होगा? यहाँ पे नई नई कोशिकाएं बनने लगेंगी। और मुझे जरूरत कितने की है? 100 की है। अब 100 बन गया, लेकिन इसके बाद जो कोशिकाएं हैं ये नहीं करी कि रुक जाए, ये बनाते ही जा रही हैं। इसका मतलब कोशिकाएं अनकंट्रोल हो गई हैं, अनियंत्रित हो गई हैं। यस और नो? कंट्रोल नहीं है उनका, अभी बनाते जा रही हैं। 100 से 200 सेल हो गए भाई, 100 से 200 सेल हो गए, 200 से 300 सेल हो गए। समझ पा रहे हैं? क्या हो गए? सेल की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्स्ट्रा आने लगेगा ना मांस, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन आने लगेगी। और वो स्किन कैसे होगी? एक जगह पे कोशिकाएं एकदम संगठित होने लगेंगी। संगठित मतलब ऐसे एक जगह पे इकट्ठा होने लगेंगी। इकट्ठा होने का मतलब यहाँ पे गांठ बनने लगेगा। गांठ का मतलब क्या होता है? सेल जो होता है वो एक जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे सेल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बहुत सारे सेल आ जाएंगे। अब बहुत सारे सेल मतलब डेंसिटी एकदम बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गांठ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और ये जो गांठ बना है ना, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। और यही ट्यूमर कारण बनता है कैंसर का। तो कैंसर कुछ और नहीं है। कैंसर में होता क्या है? कैंसर में ये होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। और अनियंत्रित रूप से क्या करने लगते हैं? सेल डिवीजन करने लगते हैं। और सेल डिवीजन से क्या होता है कि गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है। और ट्यूमर बनने से कैंसर होता है। समझ में आया? तो अगर आपको कहीं भी ये दिखाया जा रहा है या कहीं भी ये बोला जा रहा है कि इनको कैंसर हो गया है, तो कैंसर का मतलब ये समझिएगा कि उनके अंदर, अब देखिए कैंसर का मतलब ये नहीं कि आपके पूरे शरीर में कैंसर हो जाएगा। कैंसर एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में होगा, पर्टिकुलर किसी अंग में। जैसे लंग्स का कैंसर हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है, ब्रेन का कैंसर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला ब्रेन का कैंसर, इसका मतलब ब्रेन के अंदर क्या हो रही है? अनियंत्रित हो गई है कोशिकाएं, अनकंट्रोलेबल हो गए हैं सेल। और वो क्या कर रहे हैं? आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं? सेल बना रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर नई कोशिकाएं बन गई, गांठ बन गया, तो फिर कैंसर कैसे हो गया, है ना? कैंसर कैसे हो गया? मतलब ये खतरनाक कैसे हुई? तो खतरनाक कुछ ऐसे हुई कि ये जो कोशिकाएं बन रही है कई जगह पे ज्यादा मात्रा में बन रही हैं, हाँ या ना? और धीरे धीरे क्या कर रही हैं? धीरे धीरे ये जगह भी तो बढ़ाएंगी। और पहली चीज तो जब ये जगह बढ़ाएंगी तो अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं जिनके लिए एक अच्छा खासा जगह था, उनके भी जगह को ये लेना स्टार्ट कर देंगी, है या ना? जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं जिनकी जरूरत है ही नहीं, वो कोशिकाएं जब आ जाएंगी तो क्या करेंगी? वो इन कोशिकाओं की जगह लेना स्टार्ट कर देंगी, है ना? और जो ये कोशिकाएं हैं इनके बगल में भी तो कोशिकाएं हैं। दैट मीन्स ऐसे समझो कि बीच में आपने जगह खाली किया था और चारों ओर से लोग ऑलरेडी भरे पड़े थे। ऐसे बीच में आपने क्या कर दिया? जगह खाली रखा था और अगल बगल सभी लोग बैठे हुए थे।
अब बीच में कई लोग और आ गए, नहीं समझे सर, मेनली ऐसे समझो, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लास है, क्लास में क्या किया गया, साइड साइड में बच्चों को वैसे ही ठूस के बैठाया गया, बीच में जगह छोड़ दी गई, समझ लो असेंबली होता है ना, तो ऐसे ही टाइप में होता है कि क्या होता है, बीच में खाली जगह है, खाली जगह है, ठीक है, और साइड साइड से बच्चे ठूसे पड़े हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बीच में खाली जगह है, अब इसी में आके लोग बोलेंगे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आवश्यकता से अधिक बच्चे बाहर से आ गए, कहाँ से आ गए, बाहर से आ गए। अब बाहर से जब बच्चे आएंगे तो ये क्या करेंगे, बीच में एकदम भीड़ बढ़ाएंगे और बीच में जाम होते जाएगा, जाम होते जाएगा, और ये जो जाम हो रहा है यानी भीड़ बढ़ रही है, तो ये किसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, इनके ऊपर डालेंगे ना, जो अगल बगल है ना, तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जो इनकी जगह, इनको अपनी जगह से पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाने का मतलब ये जाएंगे कहाँ, ये तो जस्ट बगल में क्या है, दीवार है, तब कहाँ जा पाएंगे, तो बेचारे दीवार में एकदम क्या होते जाएंगे, एकदम ऐसे एकदम लड़ते जाएंगे, इनको एकदम क्या किया जाएगा, धक्का मार के एकदम दीवार में दबाया जाएगा, यानी दीवार में दबते जाएंगे, और अगर मान लो भीड़ बहुत ज़्यादा बीच में बढ़ गई तो क्या होगा, वो लोग दब के वहीं पे डेड। समझ में आ रहा है, यही होता है, जब आवश्यकता से अधिक कोशिकाएं बनेंगी तो अगल बगल की जो कोशिकाएं वो क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी। पहली बात हो गया, पहला कारण समझ में आ रहा है ना कि दब गए। दूसरा कारण समझा रहा हूँ मैं, दूसरा कारण क्या होगा यार, जब ये आवश्यकता से अधिक कोशिकाएं बनी तो यार कोशिका बनेगी तो इसको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना। अब हमारा जो ब्लड है वो खाना लेके आएगा, जानता है कि यहाँ पे कितने लोग होंगे, मान लो 100 सेल यहाँ पे रहते हैं और अगल बगल वाले 100 सेल, तो लेके आएगा 200 सेल का खाना, हाँ या ना, 200 सेल का खाना चाहिए लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, आवश्यकता से अधिक कोशिकाएं हैं, तो जो खाना इनके लिए लेके आएगा वो भी खाना ये कौन ले लेंगी, ये बीच वाली कोशिकाएं ले लेंगी। तो इससे जो अगलियां बगलियां वाली कोशिकाएं हैं बेचारे, उनको खाने में नहीं मिलेगा, इन सबका खाना छीन के कौन खा रहा होगा, बीचों वाली कोशिका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा, बेचारे एक तो खानों नहीं मिला और दूसरा दबे पड़े, तो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास एनर्जी की भी तो कमी होने लगी, इनको खाना भी नहीं मिला, इनका खाना भी कौन ले ले रहा है, यही कोशिकाएं। समझ में आया कि नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कैंसर में क्या हो रहा है, आखिर कोशिकाएं डेड क्यों हो रही हैं, तो कोशिकाएं डेड क्यों हो रही हैं, मतलब देखिए कैंसर में जहाँ पे ट्यूमर हुआ वहाँ की कोशिकाएं खाना भी छीन लेंगी अगल बगल की कोशिकाओं का, और उनका जगह भी छीन लेंगी, तो धीरे धीरे उन कोशिका, वो जो अगल बगल की कोशिकाएं वो क्या होने लगेंगी, डेड होने लगेंगी, और ये डेड होंगी मतलब इनका जगह छीन के और फैलता जाएगा, इनका राज्य का विस्तार होते जाएगा, अगल बगल हर जगह पे अब इनका राज होगा कि नहीं होगा। अब हर जगह धीरे 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 ये जो ट्यूमरस सेल्स हैं, जो खराब सेल में हार्मफुल सेल, ये पूरे शरीर में क्या होने लगेंगे, फैलने लगेंगे, और जहाँ जहाँ फैलेंगे अगल बगल की कोशिकाओं को मारते जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा ऑर्गन ही क्या हो जाएगा, फेल मार जाएगा। समझ में नहीं आया, पूरे शरीर मतलब पूरे ऑर्गन में फैलते जाएंगे। मैंने क्या बोला जस्ट, कैंसर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में होता है, पर्टिकुलर ऑर्गन में होता है, यानी फेफड़े में होगा, ब्रेन में होगा, ब्लड में होगा, तो जिसमें होगा उसको ये क्या कर देगा, खत्म। सपोज कर लो ब्रेन में हुआ तो पूरे ब्रेन को क्या कर देगा, ये खराब कर देगा। जब पूरे ब्रेन को खराब कर दिया तो ब्रेन काम करना बंद हो गया। अब ब्रेन काम करना बंद तो पूरा बॉडी काम कर पाएगा, तो इसलिए हम ऑलरेडी डेड हो जाएंगे। ऐसे ही सपोज कर लो कहाँ पे, ब्लड में हो गया तो पूरा ब्लड खराब हो गया, ये पूरे शरीर को नहीं कर रहा, पूरे ब्लड को खराब कर दिया, तो पूरे ब्लड को यदि खराब कर दिया तो पूरा ब्लड काम करना बंद हो गया, तो फिर पूरा शरीर काम कर पाएगा नहीं। कोई भी एक अंग काम करना बंद तो गेम ओवर, क्लियर है। लंग्स में हो गया तो फेफड़ा काम करना बंद कर दिया तो सांस में नहीं ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर काम खत्म, क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं, ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो सेल को एनर्जी मिलेगी नहीं, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वैसे भी खत्म। ऐसे ही ब्रेन खत्म तो इसका मतलब पूरा ब्रेन हमारे बॉडी को फंक्शनाइज नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी बॉडी सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी, अनियंत्रित होकर वो भी खत्म। पूरे ब्लड को, पूरे शरीर को चलाता कौन है, ब्लड चलाता है ना, मतलब ब्लड सर्कुलेट कराता है, एनर्जी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत काम करता है ब्लड। तो ब्लड में खराब हो गया तो ये बताओ फिर कौन काम करेगा, कोई कर पाएगा नहीं। तो ब्लड खत्म तो पूरा शरीर खत्म, क्लियर। तो इसका मतलब समझ में आ गया कैंसर में क्या होता है, क्या कैंसर में होता है कि कोशिकाएं क्या होती हैं, सेल डिवीजन आवश्यकता से अधिक करने लगती हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे ट्यूमर बनता है, और उस ट्यूमर के कारण क्या बन जाता है, कैंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कैंसर कितने प्रकार का होता है। तो मैंने जस्ट बताया था आपको कि कैंसर बहुत सारे प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता, कैंसर कई सारे प्रकार का होता है ना, और अलग अलग ऑर्गन में होता है। तो मेनली आपको कई सारे कैंसर के नाम देखने के लिए मिलेंगे। मेनली आपको ब्लड कैंसर देखने के लिए मिलेगा, है ना। ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, ब्रेन कैंसर, ब्रेन का कैंसर,
इसके साथ साथ और कौन सा कैंसर आप देखोगे, लंग्स का कैंसर। लेकिन ये 2 कैंसर जो है बड़े खतरनाक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी कैंसर खतरनाक नहीं है, खतरनाक तो हर कैंसर है, लेकिन मैं इन दोनों कैंसर की बात करूंगा। बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, हर जगह यही हो रहा होगा। लंग्स के कैंसर मतलब लंग्स के अंदर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से क्या कर रही होंगी, विभाजन कर रही होंगी। ठीक। ब्लड का कैंसर मतलब ब्लड के अंदर भी कोशिकाएं विभाजन कर रही होंगी अनियंत्रित रूप से। ब्रेन कैंसर मतलब ब्रेन के अंदर भी विभाजन कर रही होंगी। ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक। पहला है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में आखिर क्या ऐसा होता है कि कोशिकाएं विभाजित करने लगती हैं, और कौन सी कोशिकाएं? क्योंकि ब्लड के अंदर तो हमने बात की हुई है कि ब्लड के अंदर तो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। हाँ या ना? अगर मैं एक बार ब्लड का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, यानी ब्लड का कंपोनेंट वाली कहानी बताऊं, तो ब्लड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड। लिक्विड वाले पार्ट में होता है प्लाज्मा, और सॉलिड वाले पार्ट में होता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, है ना, और प्लेटलेट्स। ध्यान देंगे तो होता क्या है ये देखिएगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तो अपना लिक्विड पार्ट है, ये क्या है, लिक्विड पार्ट है। बाकी ये सब के सब क्या है, सॉलिड पार्टिकल है ना, सॉलिड पार्टिकल है। अब RBC क्या करता है, पहले बताइए, पहले इनके काम को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। RBC क्या करता है? RBC यानी रेड ब्लड सेल, इसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेशन करवाना। हाँ या ना भाई? RBC के अंदर ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलजुल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यानी RBC ही क्या करता है, लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और फिर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो लंग्स तक पहुंचाता है। तो आखिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता क्या, ये भी जान लीजिए। तो मेनली ये जो ऑक्सीजन है जब किसके पास पहुंचता है, सेल के पास, तो सेल के अंदर पहले से हमने जो खाना खाया वो क्या है, सेल के अंदर जो खाना, मतलब हमने जो खाना खाया है वो खाना किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज के रूप में। और वो ग्लूकोज किसके पास है, वो ग्लूकोज सेल के पास है ना, समझिएगा ध्यान से। तो ऑक्सीजन किसके पास पहुंचा, सेल के पास। तो सेल ने उस ऑक्सीजन को किसके पास ट्रांसफर कर दिया, ग्लूकोज के पास। फिर ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन को पाते ही, दैट मीन्स अगर मैं ऑक्सीजन को ग्लूकोज में डाल दूं, है ना, ग्लूकोज के साथ मिला दूं, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, ATP बनाएगा। क्या बनाएगा, ATP, और उसके साथ साथ क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही ATP हमारे कोशिका की मेन ऊर्जा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो अगर कोशिका चार्ज हो जाएगी तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज। और हमारे कोशिका का चार्जिंग वाला पोर्शन क्या है, ATP है। ATP को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से क्या होगा, एडिनोसिन होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए से हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई, सी से हो जाएगा ट्राई, और हो जाएगा पी से फॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही हमारे क्या, सेल का ऊर्जा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका की करेंसी, कोशिका की मुद्रा बोल दो, या करेंसी ऑफ सेल। यानी कोशिका के अंदर लेन देन की मतलब मेन जो है ऊर्जा का सोर्स है वो ATP ही है, करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, जैसे हमारे वहाँ क्या है, पैसा है ना, हमारे वहाँ क्या है, पैसा है, वैसे ही कोशिका की करेंसी क्या है, ATP है। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया है, अच्छा पहले ये ऑक्सीजन लेके आया किसने, तो हीमोग्लोबिन ने लाया। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, RBC में। तो RBC का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के लाया, सेल को दिया। ठीक है, अब मिल ली। फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हीमोग्लोबिन पकड़ेगा, हीमोग्लोबिन फिर लाके किसको दे देगा, लंग्स को। किसको दे देगा, लंग्स को। और फिर लंग्स क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। समझ पा रहे हैं? तो ये RBC का काम है। मेनली जो RBC होता है वो RBC यही करता है। तो एक्चुअल में कैंसर का कारण RBC नहीं होता है, RBC नहीं होता है। अब इसका कारण एक और है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया था, इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये बेचारा किसकी सहायता से बनता और बिगड़ता है, एक तो बोन मैरो से बनता और बिगड़ता है, और एक्चुअल में जब मरता है तो कहाँ जाके जमा होता है, स्प्लीन में। तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, तो जैसे कोई भी सेल है, ये सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन काम करता है कि पूरे पार्ट्स को काम करवाता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ये क्या है, सेल का ब्रेन है। ब्रेन किसका है, सेल का। आई बात समझ में? थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ब्रेन ऑफ सेल।
ठीक है, तो ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये भी काम कराता है। अगर मान लो ये होगा ही नहीं तो ये कहाँ से इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम नया वाला बनाओ। ठीक है, तो मेनली स्प्लीन की मदद से ये सब बनता है और बिगड़ता है। और सॉरी, स्प्लीन के अंदर क्या होता है, ये जाके जमा होता है और बोन मैरो यानी रेड बोन मैरो होता है, वहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने ब्लड के टॉपिक में कर ली है। ठीक है, यानी ले दे के हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी हमारे वहाँ जो आरबीसी है वो कैंसर का कारण नहीं बनेगा, तो बनेगा कौन सा, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी जो है वही कारण बनता है कैंसर का। समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोलूंगा, आरबीसी कारण नहीं होता है कैंसर का, यानी आरबीसी इज नॉट कैंसरियस, डब्ल्यूबीसी कैंसरियस होता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, कैंसर का कारण बनता है। अब कैंसर मतलब तो समझ में आ रहा है ना, कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाएंगी और अत्यधिक मात्रा में क्या कर रही होंगी, कोशिका बना रही होंगी। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है, ये डब्ल्यूबीसी भी यही करता है। मेरे डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जो है हमारा, इसको हम लोग नाम देते हैं फाइटर सेल। यस और नो? इसको हम लोग बोलते हैं फाइटर सेल, इसको हम लोग फाइटर सेल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बॉडीगार्ड सेल भी बोलते हैं, है ना, है कि नहीं है? बॉडीगार्ड सेल बोलते हैं, इसको फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। तो कई नाम है इसके, यस और नो? बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर करता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ये एक काम करता है। क्या करता है कि बाहरी बैक्टीरिया वगैरह को, बाहरी वायरस वगैरह को मारने का काम करता है ना, यानी बाहरी लोगों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यही हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है। अगर हमसे पूछा जाए कि इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम का मतलब हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी। आई बात समझ में? इम्यून सिस्टम मतलब डब्ल्यूबीसी। हम बोलते हैं ना कि हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती अगर हमारा क्या मजबूत हो, इम्यून सिस्टम। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम तगड़ा, दैट मींस आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की मात्रा अच्छी खासी है और डब्ल्यूबीसी हमारा मजबूत है। डब्ल्यूबीसी मजबूत है तो बाहरी कोई बैक्टीरिया हमको परेशान कर ही नहीं सकता, यानी हमको बीमार नहीं कर सकता, और बीमार नहीं कर सकता तो हम मजबूत रहेंगे हमेशा। समझ में आ रहा है? इम्यून सिस्टम डाउन होता है तभी तो हमको बुखार होता है, समस्या क्रिएट होती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम तगड़ा तो हमको कभी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, मतलब मैक्सिमम बीमारियों का कारण क्या है, वायरस और बैक्टीरिया ही है। ये वायरस और बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो बीमारियां फैलाते हैं। अब अगर हमारा डब्ल्यूबीसी मजबूत रहेगा तो उन वायरस बैक्टीरिया को मार देगा, तो हम बीमार होबे नहीं करेंगे कभी। तो इम्यून सिस्टम तगड़ा मतलब डब्ल्यूबीसी तगड़ा। ठीक है, अब ये डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा 8000 से 10000, यानी 8K to 10K। ठीक है, 8000 से 10000। अच्छा, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है, 4 से 5.5 लाख, यानी मिलियन, सॉरी लाख नहीं मिलियन। ठीक है ना, मिलियन, यानी 40 लाख से 55 लाख, 40 लाख से 55 लाख के बीच में हमारी आरबीसी की संख्या होती है। क्या मेरी बात समझे? मैंने इस बोर्ड पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखती हैं। ठीक, अब मेनली हम बात करते हैं इसकी। जैसे हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की यदि कमी हो जाए, डब्ल्यूबीसी की यदि कमी हो जाए तब कौन सा रोग होता है, तो मेनली डब्ल्यूबीसी की कमी होने का मतलब आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर। मैं पढ़ा तो रहा हूँ कैंसर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको डीप में ले जाके समझाऊँ चीज़ों को। ठीक है, मैं कैंसर पे तुरंत नहीं आ सकता, मैंने कैंसर की कहानी समझा दी है, अभी आपको 2 सेकंड के अंदर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ब्लड वाली चीज़ों से रिलेट कर पाऊँ मैं, मतलब मैं ब्लड पढ़ा रहा हूँ तो ब्लड को पहले रिलेट कराऊँ। ओके, ठीक, तो पेशेंस रखेंगे, सब समझ जाएगा। मेनली डब्ल्यूबीसी मतलब इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, अब मान लो डब्ल्यूबीसी कमजोर, तो डब्ल्यूबीसी कम, तो डब्ल्यूबीसी कम होने पे कौन सा रोग होता है, तो ल्यूकोपेनिया रोग होता है। ल्यूकोपेनिया, ध्यान देंगे, ल्यूकोपेनिया। एक काम करता हूँ मैं, मिटाऊँ और फिर आगे बढ़ूँ, है ना, तो आगे बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कैंसर क्या होता है समझ लिए, आरबीसी की कहानी समझा दी, डब्ल्यूबीसी की कहानी समझा रहा हूँ, कमी हो गया तो ल्यूकोपेनिया। अभी इसके बारे में और कुछ बताना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको मिटाएंगे। कैंसर समझ में आ गया है? अभी हम ये देखेंगे कैसे ब्लड के अंदर कैंसर होता है, कैसे डब्ल्यूबीसी कैंसरियस बनती है। ठीक है ना, कैसे पैदा करती है। पहले आप इसको मिटाएंगे, मतलब मैं मिटाऊंगा, आप 2 सेकंड के लिए वेट कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी को एक बार और, कि डब्ल्यूबीसी अगर कम हो गया, मेनली कितना होता है, 8 से 10,000 होता है, लेकिन अगर कम हो गया तो कौन सा रोग होगा, ल्यूकोपेनिया।
ठीक है, ल्यूकोपेनिया होगा। मेनली यहाँ पे ध्यान देंगे, ल्यूकोपेनिया मतलब क्या, ल्यूकोपेनिया मतलब क्या, WBC कम हो गया तो मतलब क्या। सर WBC कम तो इम्यून सिस्टम लो, WBC कम तो इम्यून सिस्टम लो, इम्यून सिस्टम लो, इम्यून सिस्टम लो तो कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुस जाएगा और हमको बीमार कर देगा। आइए समझ में। और यही इम्यून सिस्टम लो होता है तभी हमको कौन सी बीमारी होती है, एक और खतरनाक बीमारी जिसका नाम है HIV एड्स। आइए समझ में। ये जो ल्यूकोपेनिया आप देख रहे हो, ये ल्यूकोपेनिया होने का मतलब आपको HIV एड्स तक हो सकता है। कम हो गया अगर आपका इम्यून सिस्टम लो तो इसका मतलब आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, HIV एड्स। वैसे तो ये क्या है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब संक्रमण वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, कौन आता है, वायरस आता है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, HIV मतलब H से होगा ह्यूमन, I से होगा इम्यूनो डेफिशिएंसी और V से होगा वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, एफिशिएंसी का मतलब बढ़ोतरी होता है और डेफिशिएंसी का मतलब घटोतरी होता है। तो ह्यूमन के इम्यून को डेफिशिएंट कर देता है, यानी ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यूनो सिस्टम को कमजोर कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं HIV वायरस। ठीक है, आई बात समझ में। और ये क्या है, इट इज अ इन्फेक्शन। तो वायरस इन्फेक्शन, ऐसे मैं लिख देता हूँ वायरस इन्फेक्शन। और उसके बाद एड्स का भी मतलब समझ लीजिएगा, एड्स मतलब ये से होता है एक्वायर्ड, क्या होगा है, क्या होता है एक्वायर्ड। I से होगा इम्यूनो और D से होगा डेफिशिएंसी, उसी चीज को अलग तरीके से लिखा गया है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। S से होगा सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान देंगे। मेनली ले दे के मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि देखो WBC की कमी होने का मतलब आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, एड्स। मैंने बोला ना ये अच्छा ये भी समझो, बहुत लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है, मतलब WBC कम तो सर हमको HIV एड्स हो गया। अरे ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मैंने ये बोला कि ये जो वायरस है वो तभी आपके बॉडी के अंदर आ सकता है जब आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, कमजोर। यानी HIV एड्स तभी होगा जब आपका इम्यून सिस्टम लो होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि इसका नाम ही यही है, ये वायरस घुसेगा तो आपकी बॉडी को कमजोर बनाएगा। अगर आपकी बॉडी कमजोर है, मतलब WBC आपका वीक है मेनली, तो लड़ नहीं पाएगा तो जल्दी जल्दी और कमजोर हो जाएगा। और HIV एड्स में होता है क्या, यही होता है कि WBC पे ये वायरस आता है, अटैक करता है और अटैक करके इसको क्या कर देता है, कमजोर बना देता है और पूरे बॉडी के अंदर फैल के क्या करता है, पूरी बॉडी की एनर्जी अपने ले लेता है, हमारे सेल भूखे मर जाते हैं, खत्म। समझ में आ नहीं आया। तो WBC की कमी मतलब ल्यूकोपेनिया रोग, यानी आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की, सर्दी जुकाम बुखार हमेशा होते ही रह रहा है। ठीक, अब यही जब ज़्यादा हो गया, ये तो कम हुआ तो ये समस्या, यानी कम हो गया तो देखो इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, और ज़्यादा हो गया तब, ज़्यादा हो गया तो डायरेक्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, वो भी कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर। और इस बीमारी को हम लोग नाम देते हैं ल्यूकोमिया। यानी अगर हमारा WBC ज़्यादा तो हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोमिया। कौन सा रोग होगा, ल्यूकोमिया। और यही ल्यूकोमिया रोग ब्लड कैंसर के लिए फायदेमंद है। ब्लड कैंसर मतलब यही तो होगा। अब होगा क्या, देखना यहाँ पे मेनली होगा क्या कि हम जानते हैं ये ब्लड है हमारा, इस ब्लड के अंदर बहुत सारे WBC हैं, है ना। अब ये WBC क्या करेंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। और WBC के अंदर केंद्रक पाया भी जाता है, तो ये खुद क्या बनाएंगे, नए नए कोशिकाएं बनाने लगे बेचारे सब। देखिए मैं एक बात पहले बता दूं, सेल डिवीज़न हो रहा है ना, तो सेल डिवीज़न करवाने का सबसे बड़ा फैक्टर है कौन, किसका, न्यूक्लियस का। केंद्रक करवाता है, ये सब न्यूक्लियस करवाता है। ठीक है, अगर केंद्रक नहीं है तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। क्लियर है ना, ये बात याद रखिएगा। अच्छा ध्यान से समझते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। मेनली WBC भी बेचारा क्या करने लगेगा, कोशिकाएं नई नई बनाने लगा। अब ये नई नई कोशिकाएं बनाएगा, इसके साथ साथ क्या बनेगा, ज़्यादा बन जाएगी। ये नहीं कि जितना ज़रूरत है उतना बनाए, ये ज़्यादा बनाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं इसकी जो आयु होती है 4 से 5 दिन मतलब होती है, या मेनली देखा जाए तो 3 से 7 दिन तक के भीतर ये कहानी खत्म हो जाती है, इसकी हो जाती है।
ले देखिए 4-5 दिन होती है, 4-5 दिन बाद फिर मर जाएगा, फिर नया बनेगा। तो जब वो नया बन रहा है, सपोज कर लो अब जितना चाहिए उतना बनना चाहिए, मतलब 8 से 10 हज़ार के बीच में रहना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ गया, उससे ज़्यादा बन गया। तब उससे ज़्यादा बन जाएगा तो क्या करेगा वो, ब्लड के अंदर ही तो घूमेगा, और ब्लड के अंदर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब WBC की मात्रा ज़्यादा, WBC की मात्रा ज़्यादा, तो WBC आपको पता है सबसे बड़ा सेल होता है। WBC के बारे में एक और बात जान लीजिए, सबसे बड़ा सेल है, यानी ब्लड के अंदर सबसे बड़ा साइज किसका होता है, WBC का होता है। तो ये बताइए अब ये बड़े बड़े सेल बनने लगे, जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा बढ़ने लगे, तो फिर ब्लड तो पाइप में घूमता है ना भाई, ब्लड तो पाइप में घूमता है, तो उसके अंदर WBC की मात्रा बढ़ गई, इन जगह इन लोगों ने ज़्यादा कवर कर लिया, ज़्यादा कवर कर लिया तो पाइप में जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जाम होने का मतलब ये जो ब्लड है पहले क्या था, पतला था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, और ब्लड का क्या जमने लगेगा, थक्का, यानी यहाँ पे क्या होने लगेगा, क्लॉटिंग होने लगेगी, है ना, थक्का जमेगा। और थक्का जमने का मतलब समझ ही रहे हैं, हार्ट अटैक, गेम ओवर। अरे भाई पैपुआ में अगर जाम हो गया तो खून आगे जा पाएगा, और खून आगे भेज कौन रहा है, हार्ट, ये प्रेशर लगा रहा है, आगे हवा जेबे नहीं कर रहा है। आप पंप से हवा भरते हैं साइकिल में, अगर आगे जहाँ पे हवा जा रहा है वो क्या है, वो क्या है पोर्शन, वो जाम है। तो अब आप इधर से हवा मारेंगे, जब जेबे नहीं करता, देखते हैं इधरिया का जो पंपो वाला पोर्शन है वो खराब हो जाता है, या उसके अंदर जो पाइप लगी होती है फेंक देती है ना, क्योंकि अंदर प्रेशर है। तो ऐसे सेम कहानी है, ऐसे यहाँ पे हार्ट है मेरा, इधर से प्रेशर डाल रहा है, आगे कोई नहीं जाने दे ही नहीं रहा है, क्योंकि आगे क्या है, जाम है। तो जाम होगा तो फिर हार्ट मेरा पूरा प्रेशर लगाएगा, जितनी क्षमता है उसकी, आएगा समझ में, तो लगाएगा, नहीं गया तो फिर हार्ट मेरा काम करना क्या कर देगा, बंद, भड़क जाएगा बेचारा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, पूरा जान लगा के प्रेशर मार रहा है, आगे कहीं जेबे नहीं कर रहा है, तो पूरा प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, हार्ट के ऊपर, हार्ट काम करना बंद कर देगा, हार्ट फेल हो जाएगा। और ये होता है ब्लड कैंसर। कहाँ गया ब्लड, ये रहा ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में क्या होगा, यही होगा कि रक्त का थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा, WBC की मात्रा क्या हो जाएगी, आवश्यकता से अधिक। समझ में आया, और ये किसके कारण हुआ, WBC के कारण, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि WBC की कमी से कौन सा रोग होता है, तो HIV एड्स, और ज़्यादा हो गया तो कैंसर। कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अब हम देखते हैं ब्रेन कैंसर कैसे होता है, क्योंकि हमारे वहाँ सबसे खतरनाक बीमारी है ब्रेन कैंसर। ब्लड कैंसर भी खतरनाक, मैं बोलूँगा कैंसर कोई भी हो, हर कैंसर खतरनाक होता है, लेकिन ब्लड कैंसर उसके बाद ब्रेन कैंसर, ये दो कैंसर बहुत खतरनाक है। अपने अंदाज में ये इतने खतरनाक है, इनको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। सच बात है, भारत के अंदर या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आज के डेट में जब कैंसर किसी भी व्यक्ति को हो रहा है तो वो समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ है ही नहीं, उसकी जो दवा है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर जो होता है मेनली वो उस कैंसर को सही करने के लिए एक ही काम कर सकता है। जानते हैं क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर ये ज़्यादा जम गया तो ये पाइप को जाम कर रहा है, तो इतने पोर्शन को निकाल देते हैं, यही ना करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारे हाथ में बनने लगा था, गांठ बन गया, उस गांठ को काट के निकाल देते हैं, यही ना करेंगे। इसके अलावा नहीं ना मेरे पास कोई ऑप्शन है। समझ में आ रहा है, तो वही डॉक्टर करता है, ऑपरेशन करता है कैंसर के दौरान, तो बेचारा वही कर रहा होगा। बट आपको मैं बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक बार गांठ हटा देंगे यानी ये WBC हटा देंगे तो खत्म, इसमें कुछ सेल तो बच जाएंगे ना, वो वाले, इसके कुछ तो पार्ट बच ही जाएगा, और ये एक्चुअल में कुछ पार्ट बचेगा, तो फिर वो बाकी फिर से करना वही काम करेगा, मतलब फिर वही काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे देखो ये खराब सेल हैं, ये जितने हैं एक्स्ट्रा, ये सब के सब क्या है, खराब है। तुमने काट के निकाला तो पूरे तो नहीं निकल जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, या कुछ तो सिम्टम रहेगा, या नहीं तो कुछ तो अगलियां बगलियां वाले थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर दिए होंगे अपन प्रवृत्ति, अपन नेचर, तो अगलियां बगलियां वाले फिर जब ये कुल हट गए तब अगलियां बगलियां वाले जन पहले सीधे दिख रहे थे सेल में, अब वो ये काम करेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्हीं से कनेक्टेड थे। क्लियर है, तो अगल बगल वाले काम करना चालू कर देंगे, फिर यानी वो भी कैंसर पैदा करेंगे। तो कैंसर रोक नहीं सकते हम, स्लो करते हैं, और वो भी कैंसर में स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट मतलब बहुत अभी स्टार्टिंग है उसकी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मतलब चांस होता है कि काम चल जाएगा। जब स्टेज बढ़ता जाएगा यानी आपके अंदर कैंसर का लेवल बढ़ रहा है, कोशिकाओं का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, यानी पहले इतने ही दूर था, अब इतने दूर तक हो गया, अब इतने दूर तक हो गया, यानी स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं, अब फैल रहा है पूरे बॉडी के अंदर।
समझ आ रहा है? अब फैलेगा कैसे? मान लो हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड ही है, तो अगर एक ऑर्गन के अंदर होगा तो धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन में भी पहुंचेगा, तो दूसरे ऑर्गन के जो कोशिकाएं होंगी वो भी क्या होंगी, इससे इन्फ्लुएंस होंगी, प्रभावित होंगी, और वो भी क्या करेंगी, उल्टा सीधा काम करना स्टार्ट करेंगी, तो उनमें भी स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो कैंसर में यही होता है, कोई हमारे पास बहुत प्रॉपर इलाज नहीं है कि आपको दवा दे दिया जाएगा, हाँ खा लीजिए काम खत्म। इसमें क्या है, इसमें भाई अगर हो गया कैंसर तो बस उसको प्रयास किया जाएगा कि मैं रोक लूँ, कोई प्रॉपर मेरे पास दवा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों को लगे कि नहीं ऐसा नहीं, कैंसर की दवा नहीं है, इलाज नहीं है, या किसी को मैं होपलेस कर रहा हूँ, नहीं ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। मेरा काम है आपको जानकारी देना, जागरूक करना। मेरा कहीं पे ये मोटिव नहीं है कि आप होपलेस होइए। मैंने बोला ना कि हर चीज़ का एक अपना वो है, लेवल है। मैंने बोला कि अगर ये पहले लेवल में, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। रिकवर मतलब उसको रोक सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। रोकने का मतलब उसको स्लो कर दोगे, ठीक है। लेकिन अभी तक क्योंकि कैंसर से बहुत लोग जूझ रहे हैं और उनके पास कोई प्रॉपर वो नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर या हमारे भारत के अंदर छोड़ो, हमारे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कैंसर एक ऐसी समस्या है जिसका अभी तक सही मायने में एक बेहतर इलाज नहीं रखा गया है। कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसे देखिए, इलाज का मतलब जैसे आज के डेट में कोरोना है, कोरोना आया, कोरोना का आज के डेट में हम लोगों ने इलाज पा लिया कि नहीं पा लिया? वैक्सीनेशन हो रहा है, कोरोना बच जाएगा, अब हम नहीं मरेंगे। वैसे ही सेम कहानी हमारे पास कैंसर में भी होनी चाहिए थी कि हमारे पास भी कोई एक ऐसी दवा होनी चाहिए थी। जैसे एड्स है, एड्स अगर किसी को हो गया तो ऐसा नहीं क्यों मर जाएगा, दवा है इसकी। पहले के ज़माने में पोलियो होता था, पोलियो की कोई दवा नहीं होती थी, आज की डेट में पोलियो की भी दवा है। आज के डेट में किसी को पोलियो नहीं हो रहा है ना, बहुत रेयर चांस है कि किसी को पोलियो हो रहा है। और ऐसे ही सपोज करिए टीबी की बात करें, टीबी की भी आज के डेट में क्या है, दवा है। तो हर खतरनाक बीमारी की दवा है। वैसे ही हमारे पास कैंसर की भी दवा होनी चाहिए, बट वैसा सिचुएशन नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो कैंसर अपने आप में इसलिए बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक तब तक है जब तक दवा नहीं है। जिस दिन दवा आ जाएगी कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं रहेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ब्रेन कैंसर देखते हैं। ब्लड का कैंसर समझ में आ गया कि ब्लड में कैसे कैंसर होता है। अब हम देखेंगे ब्रेन का कैंसर, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम ब्रेन कैंसर देखेंगे। चलिए अभी हम देखेंगे ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? अब ब्रेन कैंसर की यदि मैं बात करूं तो ब्रेन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्रेन किससे बना होता है? तो मेनली ब्रेन बना होता है न्यूरॉन से। किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। और न्यूरॉन सेल की अगर आप बात करोगे, किसकी? न्यूरॉन सेल की, तो मेनली न्यूरॉन सेल जो होता है एक्चुअल में एक ऐसा सेल होता है जो सेल डिवीजन करता ही नहीं है। सेल डिवीजन करता ही नहीं है, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। सबसे चमत्कारिक बात तो यही है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ध्यान देंगे, न्यूरॉन सेल ऐसे सेल को कहते हैं, सॉरी ऐसे सेल कह रहा हूं मैं, ऐसा कोशिका होता है जिसके अंदर कोशिका विभाजन होता ही नहीं, यानी नए सेल बनाता ही नहीं है। यानी एक बार जितना ब्रेन के अंदर आ गया, उसके बाद ये नया कोशिका बनता ही नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि अगर आपके सर में चोट लगती है तो फिर बचने के चांसेस क्या होते हैं? कम। जैसे बाकी जगहों पे अगर कहीं चोट लगी तो आप बच जाओगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे चोट लगी, वहाँ के सेल डैमेज हो गए, तो सेल डैमेज हो गए तो फिर नए कोशिकाएं बन जाएंगी। किसी भी बॉडी पार्ट्स में हो रहा है अगर तो, समझ आ रहा है? पेट में चोट लगी, पेट का इतना पूरा मांस निकल के चला गया, हाथ का इतना मांस निकल के चला गया, कहीं से भी, तो सेल डैमेज होंगे तो वहाँ के सेल बना लेंगे। लेकिन ब्रेन में अगर एक बार डैमेज हुआ तो फिर नए सेल बनेंगे ही नहीं, तो डैमेज आप रिकवर कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन सेल, और न्यूरॉन मतलब इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं। और तंत्रिका कोशिकाएं भाई नया बनाएंगी नहीं, तो एक बार जो डैमेज हुआ वो डैमेज ही रह जाता है। समझ आ रहा है ना? इसीलिए हेलमेट का यूज किया जाता है कि आप जब गाड़ी चलाइए यानी व्हीकल चलाइए तो क्या करिए? सर को बचा लीजिए। आप सर बचा लेंगे तो शरीर में कहीं भी टूट फूट होगी, कहीं भी डैमेज आएगा, उसको हम क्या कर सकते हैं? रिकवर कर लेंगे। बट अगर सर में चोट लग गई तो न्यूरॉन सेल है या वो अगर डैमेज हो गया तो नया सेल बने भी नहीं करेगा, डैमेज कंट्रोल हो भी नहीं करेगा। समझ में नहीं आया? तो हेलमेट क्यों यूज करते हैं? इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि न्यूरॉन सेल क्या होते हैं? नए सेल नहीं बनाते हैं। ठीक, तो कई लोगों के मन में ये चलता है, स्वयं मेरे मन में भी जब शुरुआती दौर चल रहा था तो ये बात चल रही थी कि आखिर जब ब्रेन है
और ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल है। जब मैं जानकारी मतलब बहुत ज़्यादा उतना जानकारी नहीं रखता था, बस इतना जानता था कि न्यूरॉन सेल है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो न्यूरॉन सेल है और न्यूरॉन सेल के अंदर तो क्या नहीं होता है, कोशिका विभाजन होता नहीं है, नई कोशिका बनेगी नहीं। तो जब नई कोशिका बनेगी नहीं तो कैंसर होगा कैसे? क्योंकि कैंसर तो तब होता है ना कि जब कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अधिक मात्रा में क्या करने लगे, कोशिकाएं बना दें। अब ये तो कोशिका बनाएगा ही नहीं, तो फिर ब्रेन कैंसर हो कैसे रहा है? आया समझ में? तो बाद में क्या पता चला कि एक्चुअल में ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन सेल नहीं होते हैं, ठीक? न्यूरॉन सेल के अलावा भी कुछ सेल होते हैं। अब समझना जरूरी है, न्यूरॉन सेल के अलावा भी कुछ सेल होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो सबसे पहली बात जान लो, एक्चुअल में न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो जो खाना पीना है वो डायरेक्ट ब्लड से नहीं मान सकते। जैसे ये ब्लड है मेरा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, खाना पीना एक सेल को कौन खिलाता पिलाता है? ब्लड। ब्लड ही ऑक्सीजन लाता है, ब्लड ही खाना लेके आता है, तो सब लाने दाने का काम क्या है? ब्लड का है। अब ये ब्लड के अंदर खाना आया, ये रहा मेरा न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, ये क्या है? ब्लड है। अब ब्लड को क्या करना था? न्यूरॉन को देना था। न्यूरॉन ने कहा कि यार मैं तुमसे डायरेक्टली नहीं खाना ले पाऊंगा, समझ में आ रहा है? यानी मैं तुमसे बहुत दूर रहता हूँ, मैं तुमसे खाना डायरेक्ट नहीं ले पाऊंगा। ये न्यूरॉन सेल इस ब्लड से खाना ले ही नहीं पाएगा डायरेक्ट। तो ब्लड ने कहा यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या किया जाए? और ब्रेन को भी नजर आ रहा है कि अगर न्यूरॉन खाना नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा, अगर ये जिंदा नहीं रहेगा तो मैं काम कैसे करूंगा, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में न्यूरॉन और ब्लड कैपिलरीज के बीच में कुछ सेल्स लगाए गए जिनका स्ट्रक्चर ऐसे स्टार टाइप में है। कैसे टाइप में है? स्टार, ठीक है ना? ऐसे स्टार टाइप में मैंने बस जस्ट बना दिया आपको जानकारी देने के लिए। ये एक्चुअल में किससे संबंधित होते हैं? ब्लड से। और फिर यही किससे कनेक्टेड रहते हैं? न्यूरॉन से। अब ये क्या करते हैं? जो ब्लड खाना लेके आता है उस खाने को अपने लेंगे और लेने के बाद फिर किसको दे देंगे? न्यूरॉन। न्यूरॉन इनसे खाना लेता है, आया समझ में? तो न्यूरॉन को ब्लड डायरेक्ट खाना नहीं पहुंचा पाता है, एक्चुअल में बीच में कोई और सेल्स होते हैं वो खाना पहुंचाते हैं, और इन सेल का नाम है भैया ग्लायल सेल। कौन सा सेल? ग्लायल सेल। ये ग्लायल सेल है। क्या बात समझ में आई? ग्लायल सेल है। तो ग्लायल सेल का काम क्या समझ में आ रहा है? ब्लड जो खाना लेके आएगा, ये जो ग्लायल सेल होंगे वो क्या करेंगे? न्यूरॉन को देंगे, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, अब इसमें ट्विस्ट क्या है? तो ट्विस्ट ये है कि न्यूरॉन नहीं कर सकता सेल डिवीजन, लेकिन ग्लायल सेल तो कर सकते हैं ना, आया समझ में? तो मेन प्रॉब्लम ब्रेन कैंसर का है कि ब्रेन कैंसर होता है इन ग्लायल सेल्स के कारण। न्यूरॉन इज नॉन कैंसरियस सेल, ठीक है? याद रखेंगे, ब्रेन कैंसर का कारण कॉज ऑफ ब्रेन कैंसर इज ग्लायल सेल। इस बात को याद रखेंगे, ग्लायल सेल, ठीक है? न्यूरॉन है ही नहीं, न्यूरॉन इज नॉट अ कैंसरियस सेल। न्यूरॉन की वजह से कैंसर नहीं पैदा होता है, इस बात को आप पहले याद रखेंगे, ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, इट इज नॉट कैंसरियस सेल। ये बेचारा कैंसर पैदा नहीं करता, ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि नया कोशिका बनाता ही नहीं। अब ग्लायल सेल की भी बात करोगे तो ग्लायल सेल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप के, ग्लायल सेल बहुत सारे प्रकार के हैं और पूरे ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि ब्रेन एक्चुअल में यहाँ पे होता है, लेकिन क्या केवल एक पार्ट में होता है? ब्रेन के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, और ब्रेन को आप जब देखोगे मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम होता है। ब्रेन के हर हिस्से का काम अलग अलग होता है, ठीक है? तो हर हिस्से में जो ग्लायल सेल होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं काम के अनुसार, ठीक है? मेनली अगर मैं ग्लायल सेल की बात करूँ तो ग्लायल सेल आपको कई सारे प्रकार का मिलेगा। मैंने जस्ट बताया ना अभी कि कई सारे प्रकार का आपको मिलेगा। सबसे पहला हमारे सामने जो आता है एस्ट्रोसाइट आता है। कौन सा? एस्ट्रोसाइट, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ओलिगोडेंड्रॉन, ठीक है? फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास ऐसे ही देखेंगे ओलिगोडेंड्रॉन हो गया। फिर आता है एपेंडाइमिस, ठीक है? एपेंडाइमिस होता है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे माइक्रोग्लायल होता है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो स्वान सेल होता है। कौन सा? स्वान।
स्वान सेल, सॉरी बहुत मिस्टेक हो रहा है इसमें, स्वान सेल्स। और 5वें नंबर पे होता है सैटेलाइट सेल। मेनली ये जो सेल होते हैं ये एक्चुअल में आपको कहाँ मिलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो ब्रेन का एक पोर्शन होता है। ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है काम करने के आधार पे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी हमारे हाथ पैर में पाया जाता है, सीधा समझो। ये मेनली ब्रेन में पाए जाएंगे सीएनएस, और बाकी ये जो है पूरे शरीर में पाए जाते हैं पीएनएस। क्योंकि हमारा ब्रेन यहाँ बैठा है लेकिन पूरे शरीर में काम कर रहा है, तो पूरे शरीर में उसने क्या फैला रखे हैं? इन सेल्स को फैला रखे हैं, ठीक है। पूरे शरीर में ये सेल है और ब्रेन के अंदर ये सेल है, क्लियर है। और ये सब के सब क्या है? ये सब के सब ग्लायल सेल के पार्ट है, ठीक है। और एक्चुअल में जो ब्रेन कैंसर होता है इन्हीं सेल्स के कारण होता है, समझ आ रहा है। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रॉन, एपेंडाइमिस, माइक्रोग्लायल, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल, ठीक है। इतने सेल आपको याद रखने चाहिए। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये सेल कारण बनते हैं ब्रेन कैंसर का। अब होगा क्या? मेनली समझना ध्यान से, क्या होगा? ग्लायल सेल क्या करेंगे? सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे मतलब कोशिका विभाजन स्टार्ट करेंगे। अब अलग अलग हिस्सों में होगा, पहले ध्यान देना। कोशिका विभाजन स्टार्ट करेंगे, अब इनकी संख्या क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होने लगेगी, बिल्कुल। तो अब ये क्या करेंगे? पूरे ब्रेन के अंदर फैल जाएंगे और क्या करने लगेंगे? वही काम करने लगेंगे, अगल बगल कोशिकाओं का खाना छीन लेंगे। और ये सब के सब क्या है? हरामी टाइप में है ना, दुष्ट है सब, ये दुष्ट कोशिकाएं हैं, इनको डायरेक्ट नाम दे दुष्ट कोशिकाएं। दूसरे का खाना छीनेंगे, अगल बगल जो बढ़िया कोशिकाएं इनका खाना छीन लेंगे, इनको भूख से तड़पाने लगेंगे, समझ में आ रहा है। खाना छीन लेंगे और नहीं तो जगह भी इनकी छीनेंगे, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ब्रेन तो हमारा कॉम्पैक्टेड है ना, इसमें इतना ही जगह है। अब इसमें जितना तुम भर लो, एक लिमिट होगी भरने की भी। अब यहाँ पे बढ़ रही है कोशिकाएं, यानी जगह बढ़ते जा रही है, तो क्या ये फाड़ के निकल जाएगा? नहीं ना, एक जगह है ना, ये खोपड़ी इसको कवर करके रखिए, किससे जाए तुमको जगह नहीं देंगे, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मेनली क्या होगा कि इनकी जगह भी छीनते जाएगी, बेचारे अगल बगल के जो सेल हैं वो दबते जाएंगे और इनकी जगह भी खत्म हो रही है और एनर्जी भी खत्म हो रही है। तो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? डेड होने लगेंगे, मरने लगेंगे। और धीरे धीरे ये पूरे मतलब इनको मारेगी, फिर और आगे बढ़ेगी, फिर और आगे बढ़ेगी, तो पूरे ब्रेन में ये फैलने लगेगी, समझ में आ रहा है? पूरे ब्रेन में ऐसे व्यवस्था बनाएगी है कौन? ग्लायल सेल। और यही बनता है ब्रेन कैंसर, ठीक है। यही क्या हो गया? ब्रेन कैंसर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। 2 काम करते हैं, कैसे मारते हैं? पूरे शरीर को खतरनाक लेवल पे कैसे पहुंचाते हैं? तो जो अच्छी कोशिकाएं हैं, अच्छी कोशिकाओं का क्या छीन लेते हैं? अच्छी कोशिकाओं की जगह और दूसरा खाना, जगह और खाना दोनों छीन लेते हैं। ठीक है। और जिसके कारण अच्छी कोशिकाएं भी खराब बन जाती हैं, ठीक। तो आई होप आपको ब्रेन कैंसर का कारण समझ में आ गया होगा, यस और नो। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? थेरेपी वगैरह देता है, कीमोथेरेपी वगैरह, जिसके कारण क्या किया जाता है मेनली? तो जिसके कारण ये किया जाता है कि इनको रोकने का प्रयास किया। जैसे समझ लो सेकैया होता है ना, सेकैया, तो उससे क्या हीट दी जाती है, वैसे ही होता है मेनली। इसमें क्या होता है कि ये जो खराब सेल है, पहला काम तो ये, अगर मान लीजिए नॉर्मल स्टेज में, मतलब पहला स्टेज है, फर्स्ट सेकंड स्टेज है, तो काट के निकाल दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर हायर स्टेज में जा रहा है तो रोका जाता है। मेनली फर्स्ट सेकंड स्टेज से ही कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन को क्या किया जाता है? ऐसे थेरेपी दी जाती है। थेरेपी में क्या होता है कि इस सेल को दबाने का प्रयास किया जाता है ताकि ये ज़्यादा और कोशिका विभाजन ना कर पाए। उस थेरेपी से ये होता है कि हम रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आइए समझ में। इसके अलावा हमारे पास कोई प्रॉपर दवा नहीं है कि हम इससे रोक दें, नॉर्मल हम काम करते हैं। अच्छा, अगर ब्रेन कैंसर किसी व्यक्ति को हो गया तो क्या होगा? तो मेनली व्यक्ति का जो ब्रेन वाला सिस्टम है, जैसे ब्रेन के कारण ही हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं कि गर्मी एक ठंडी है, वो सब करना बंद हो जाएगा। हमारे हाथों के अंदर कपकपाहट स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है। हमारा माइंड समझ ही नहीं पाएगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं। हमको अगर कोई बात कही जाएगी तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, यानी हमें समझ भी डाउन हो रही है, सेंसेशन भी डाउन हो रही है, समझ में आ रहा है।
और हमारी बॉडी भी सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हमको कब क्या करना है वो भी नहीं पता। हमको पैर आगे रखना है कि हम पैर आगे रखने चाहिए, मतलब हमको पैर आगे रखना चाहिए तो हम नहीं रखेंगे, हो सकता है हम अपना हाथ आगे रखें, यानी दिमाग के अंदर की जो पूरी कहानी है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? अब ब्रेन कैंसर भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी ब्रेन कैंसर और दूसरा होता है सेकेंडरी ब्रेन कैंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेन कैंसर 2 टाइप का, सॉरी 2 होते हैं इसके प्रकार, हाँ टाइप ही बोल दो। पहला इसमें देखा जाए तो प्राइमरी होता है। अब प्राइमरी का मतलब जानते हैं क्या होता है प्राइमरी का मतलब? प्राइमरी का मतलब ये जो पैदा हुआ है, मतलब इस ब्रेन के अंदर कैंसर हुआ है तो उसका करंट फॉर्म ब्रेन है, यानी ये कहाँ पैदा हुआ? ब्रेन में ही हुआ है। और सेकेंडरी का मतलब कई दूसरे बॉडी पार्ट्स में हुआ था, वहाँ से फैलते हुए कहाँ पहुँच गया? ब्रेन में। आई बस में? तो सेकेंडरी का मतलब दूसरे से पहुँचा है ब्रेन तक। सेकेंडरी मतलब दूसरे से पहुँचा है सेल तक, दूसरे से पहुँचा है ब्रेन तक। और प्राइमरी का मतलब ब्रेन में ही पैदा हुआ है, ब्रेन में ही पैदा हुआ है। ठीक है? अब देखो ब्रेन में तो हो गया, मान लो अगर ब्रेन में पैदा हो गया, प्राइमरी ब्रेन कैंसर है, ब्रेन में ही पैदा हुआ है, तो ये जो खून है, ये खून है ना, यही आ रहा है ग्लायल सेल से मिल रहा है ना, तो धीरे धीरे ये ग्लायल सेल क्या किस में डाल देगा? ये कैंसर खून में भी डाल देगा। अब ये खून क्या करेगा? इस कैंसर यानी ये जो सेल है, ये जो कोशिकाएं, एक्स्ट्रा कोशिकाएं हैं, इनको ले जाएगा और बाकी के बॉडी ऑर्गन में कौन पहुंचा देगा? ये ब्लड। तो बाकी के बॉडी ऑर्गन में भी कैंसर पैदा होने लगेगा। समझ में आ रहा है? जब फैलने लगा ना कैंसर, तब तो समझ लो कि यार मौत तय है। फैलना मतलब खतरनाक है, तब रोक ही नहीं सकते ना। अभी तो एक ऑर्गन के अंदर हम उस पर काम करेंगे, पूरे बॉडी ऑर्गन में फैल गया, दैट मीन्स डेथ क्लियर हो गई। समझ में? अच्छा, ये तो हो गया ये कहानी। एक और कहानी समझ लो, मेनली जो ब्रेन कैंसर होता है उसके और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये तो मैंने बताया तरीका कि कहाँ पैदा हो रहा है उस अनुसार, लेकिन ब्रेन कैंसर ब्रेन के कई अलग अलग हिस्सों में होता है, ब्रेन के कई अलग अलग हिस्सों में होता है, तो उस अनुसार काम चलता है। मेनली अगर कुछ सबसे ज़्यादा जो ब्रेन कैंसर नजर आएगा वो कहाँ पे नजर आएगा? तो मेनली ये खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी के जस्ट नीचे ब्रेन नहीं है, जैसे समझो ये है आपका खोपड़ी, इसको बोलते हैं हम लोग स्कल, ठीक है? और ये है यहाँ पे ब्रेन, ये क्या है आपका? ब्रेन। ये है आपका ब्रेन, और इस खोपड़ी और इस ब्रेन के बीच में एक लेयर होती है, ठीक है? इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस आया समझ? क्या नाम देते हैं? मेनिंजेस। तो बहुत ज़्यादा जो कैंसर देखा गया है, कहाँ पे देखा गया है? मेनिंजेस के हिस्से में। आया समझ में? तो मेनिंजेस के हिस्से में ज़्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कैंसर। ये जो लेयर होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, वो मैक्सिमम मात्रा में क्या करती हैं? अधिक मात्रा में क्या बनाने लगती हैं? कोशिकाएं बना देती हैं, जिससे कैंसर वहाँ पैदा होता है। तो उस टाइप के कैंसर को हम लोग बोलते हैं मेनिंजियोमा। क्या नाम देंगे? मेनिंजियोमा। देखो ये लास्ट में क्या लिखा गया है? ओमा। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ब्रेन कैंसर का ऊपर दिख रहा है तो मेनिंजियोमा, ठीक है? तो मेनिंजियोमा मतलब ध्यान देना, लास्ट में जब भी ओमा लिखा है तो इसका मतलब काम क्या मतलब है इसका? कैंसर का, ठीक है ना? कैंसर मतलब ट्यूमर होता है, ट्यूमर मतलब गांठ, तो गांठ बनेगी ना ब्रेन में, और ओमा का मतलब ट्यूमर ही होता है, यानी कैंसर ही होता है। तो ओमा लास्ट में लगा तो कैंसर समझ लेना। तो मेनिंजियोमा का मतलब कहाँ पे हुआ है? मेनिंजेस के अंदर हुआ है, ठीक है? और अगर ग्लायल सेल के अंदर होता है, ग्लायल सेल मतलब ग्लायल सेल में हो रहा है, तो इसको हम इस टाइप के कैंसर को क्या नाम देंगे? ग्लायलोमा। ग्लायलोमा। क्लियर है कि नहीं है? तो अलग अलग नाम आपको अलग अलग हिस्सों के अनुसार, अलग अलग सेल के अनुसार मिलेंगे, ठीक है? मेनिंजेस में होगा तो मेनिंजियोमा, ठीक है? मेनिंजियोमा। और अगर ग्लायल सेल में होगा तो ग्लायलोमा। क्या बोलिए, कोई दिक्कत है? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। एक और समझ लीजिए, मेनली हमारे ब्रेन के अंदर ही क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे भी। तो मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडिनोमा। क्या बोलते हैं? एडिनोमा। लेकिन फिलहाल में आप याद रखिएगा कि ग्लायल सेल में तो ग्लायलोमा, और मेनिंजेस में हो गया तो मेनिंजियोमा, ठीक है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है?
तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेन कैंसर और ब्लड कैंसर दोनों का कारण समझ लिया, कहाँ कहाँ होता है ये भी समझ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया आज की क्लास में। तो आज की क्लास को इतने पे ही हम डन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।